हेलो एवरीवन। बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मतलब रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स क्या होता है, क्योंकि वो कट करता है स्पेसिफिक लोकेशंस ऑफ डीएनए, तभी उसको हम लोग रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स का एक नेचर होता है, उस नेचर को हम लोग बोलते हैं प्लेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम जो होता है, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा आगे। जो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड पार्ट जो होते हैं डीएनए के, उन पे कट करता है, और उन साइट्स को जहाँ जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स कट करता है ना, उन साइट्स को हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? रिकॉग्निशन साइट्स भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, रिकॉग्निशन साइट्स, या हम उसको क्लोनिंग साइट्स बोल सकते हैं। ठीक, या हम उसको रिस्ट्रिक्शन साइट भी बोल सकते हैं। समझ आ रही है बात? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की बात करते हैं तो उसको रिस्ट्रिक्टेड टर्म्स इसलिए लगाई गई है कि ये डीएनए के रिस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिक लोकेशंस पे, रिस्ट्रिक्टेड लोकेशंस पे कट करेगा। तो रिस्ट्रिक्टेड लोकेशंस का मतलब होता है ये यहाँ पे कट करेगा, ये यहाँ पे कट करेगा, ये यहाँ पे कट 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 करेगा। ठीक है, तो ये इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड लोकेशन होती है। और जहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड, वेयर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट, ठीक है, द साइट इज नोन एज रिकॉग्निशन साइट्स, क्लोनिंग साइट्स, ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स। आप लोग इसको पढ़ लें। यहाँ पर देखिए, ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। वंस इट फाइंड्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, it will bind to the DNA and cut each of two strands of the double helix at specific points in their sugar phosphate backbone। ठीक है, फिगर ये आप लोगों ने देखी थी पहले। ठीक है, अभी भी आप लोगों को बता देंगे। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक प्लेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर क्या है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है कि मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, अपनी नोटबुक पे लिख लो। बोथ द साइड ऑफ द नेम, जैसे मॉम है ना, मॉम प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस है। कहने का मतलब है MOM, मॉम है ना, आप इसको यहाँ से पढ़ो तो भी मॉम बनता है, आप इसको यहाँ से पढ़ो तो भी मॉम बनता है। तो मॉम इज अ प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस, मतलब ऐसा सीक्वेंस बोथ द साइड ऑफ नेम रीड सेम, known as palindromic nucleotide sequence. Orientation of reading is kept to be same. The point should be noted, which is a palindromic nucleotide sequence. It means both the side of names, जैसे मैंने मॉम बोला, मलाइलम हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को मलाइलम, मलाइलम। ठीक है ना, तो ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। आगे के लिए पढ़ो आप लोग तो भी सीक्वेंस सेम रहेगा, पीछे के लिए पढ़ो तो भी सीक्वेंस सेम रहेगा। तो बोथ द साइड ऑफ नेम्स रीड सेम, नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट टू सेम, राइट। ठीक है, जैसे मलाइलम हमारे पास क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। मॉम हमारे पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। रडार हमारे पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, रडार। ठीक है, RADAR, रडार, RADAR, रडार। ठीक है, नितिन, ठीक है बच्चे, नितिन, NITIN, ये नाम थे। हम लोग सीख रहे हैं कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। इन केस ऑफ जेनेटिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जब हम जेनेटिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो हमेशा जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है ना बेटा, वो दोनों डायरेक्शंस में उसका ओरिएंटेशन जो होता है वो सेम रहता है। मानो ये 5 प्राइम एंड आ गया, ये 3 प्राइम एंड आ गया, ये 5 प्राइम एंड आ गया, ये 3 प्राइम एंड। GAATTC, GAATTC मतलब पहले हमने आगे के लिए पढ़ा तो सेम सीक्वेंस है, ऐसे पीछे के लिए पढ़ा तो सेम सीक्वेंस है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बेटा इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं, विच इज़ अ गाटक। क्या है ये? गाटक। गाटक, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या हो सकता है गाटक। ये डीएनए के ऊपर एक ऐसा सीक्वेंस होता है, ठीक है, जहाँ पर ई कोराई एंजाइम जाके एक्ट करता है। ई कोराई एक पार्टिकुलर एंजाइम है, इस साइट पे जाके ये एंजाइम जो है ना, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। ठीक है ना, तो ये रिस्ट्रिक्टेड डीएनए की साइट पे एक्ट करेगा, जिस साइट को हम लोग बोलेंगे गाटक। मतलब ऐसे सीक्वेंस पे एक्ट करेगा
जो प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाएगा। मतलब डीएनए के ऊपर वो सीक्वेंस प्लेंड्रोमिक कहलाएगा जिसको हम लोग दोनों साइड से पढ़ेंगे तो सेम मतलब आएगा, तो वो प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाएगा। अगर हम 5-2-3 इसको गाटक बोलते हैं तो यहाँ से 5-2-3 पढ़ो इसको तो भी गाटक ही आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आप एकदम से इसको 5-2-3 कैसे बोल देते हो। हाँ, एक बात और आप लोगों को साथ में डिस्कस कर देता हूँ यहीं पे कि ये 5-2-3 3-5 में एकदम से लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि ये चीज़ हमेशा याद रखना बेटा कि ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, गाटक याद रखना है। गाटक इज ए प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस। हमेशा क्या होता है कि अपोजिट ऑलवेज, देखिए जी के अपोजिट ऑलवेज 5 प्राइम एंड होगा। प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस में क्या होगा, ये जी है ना, तो इस जी के अपोजिट हमेशा 5 प्राइम एंड होगा। सी के अपोजिट क्या है, 3 प्राइम एंड, बिल्कुल नहीं। अब इस 3 के साथ अपोजिट क्या है, 3 प्राइम एंड सी के, बट इधर जी है तो जी के अपोजिट हमेशा 5 प्राइम एंड होगा। तो मैंने आप लोगों को याद रखा है कि जहाँ पर भी आप लोग इसको मतलब प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस को रीड करो तो हमेशा अगर गाटक होगा, डीएनए का गाटक आप देख रहे हो, डीएनए के ऊपर जो गाटक सीक्वेंस होता है तो वो प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। बट हमेशा जी के अपोजिट आपने 5 प्राइम एंड को देखना है तो तभी वो करेक्ट होगा। एक बात हमने ये चीज़ सीख ली। दूसरी बात हमने इसमें ये चीज़ सीखी है कि 5 प्राइम ही क्यों होता है। मतलब ये 5 प्राइम एंड इधर आपने कैसे लिख दिया, ये 3 प्राइम एंड इधर कैसे लिख लिया, ये हम लोग आगे देखेंगे। बट पहले आप एक छोटी सी चीज़ पे ध्यान दें। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है, इसका मतलब है कि जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन का मतलब ही है कि जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है तो वो विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जुड़ता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे इसको अच्छे से पढ़ लेना, जो चीज़ें हमने इसमें देखी हैं, रिकॉग्निशन साइट, क्लोनिंग साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट्स, न्यूक्लियोटाइड जुड़ते कैसे हैं और प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं। राइट बच्चे, यहाँ पर देख लेना, ये एक डीएनए का सीक्वेंस है। मैंने आपको बताया था कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या है, वो ई कोराई है। आप लोग देख सकते हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ई कोराई। ये किसकी तरह, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह एक्ट करेगा, बट करेगा कहाँ पर ये ई कोराई, प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस पे। तो ये आपका प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस आ गया। ठीक है, तो प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए के ऊपर जहाँ पर आपको गाटक दिखता है तो वो प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस ही कहलाएगा। राइट, अब यहाँ पर क्या है कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको हम लोग बोल देते हैं 5 प्राइम एंड, ठीक है, और इसको 3 प्राइम एंड, और इसको 5 प्राइम एंड, और इसको 3 प्राइम एंड। तो मैंने आपको बताया कि जो जी होगा ना वो हमेशा 5 प्राइम एंड के पास ही दिखेगा आपको। ठीक है ना, ऐसे याद रखना, गाटक मतलब 5 प्राइम एंड के साथ जी होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पर जी है तो इसका ऑपोजिट क्या है, 5 प्राइम एंड है। एक बात तो ये हो गई हमारी। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि हम लोग 5 और 3 एकदम से कैसे लिख लेते हैं बेटा। आपने ये चीज़ देखनी है कि हमेशा 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, ठीक है, तो वो 5 प्राइम एंड पे होता है और 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप होता है। ये चीज़ें आपको थोड़ी याद रखनी है न्यूक्लियोटाइड का, जब हम लोगों ने कंपोनेंट पढ़ा था। अब जब यहाँ पर एक्ट किया है मॉलिक्यूलर सीजर ने, यहाँ पर एक्ट किया है, तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ समझ रहे हैं। तो इसके एक्ट करने से क्या होगा, इसके एक्ट करने से होगा नाउ ई कोराई डाइजेस्ट द प्लेंड्रोम। मतलब सिंपल, आप लोग यहाँ पर देखिए, इसने एक्ट किया है इसके और इसके और इसके बीच। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ये चीज़ समझ रहे हैं कि जब भी है ना ई कोराई जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, कट ऑलवेज बिटवीन ग्वानिन्स एंड एडेनिन्स एंड ब्रेक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड फॉर्म डीएनए फ्रेगमेंट्स। क्या कह रहे हो आप लोगों को, ये समझ आइए। ई कोराई हमेशा प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस पे अटैक करेगा, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का मतलब ही यही है कि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे जाके कट करेगा। ठीक है, तो ई कोराई एंजाइम है जो मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह कंसिडर किया जाता है, और वो कहाँ पर जाके एक्ट कर रहा है, वो सीधा गाटक पे जाके एक्ट कर रहा है।
बट इसमें भी क्या है कि ये जब भी फ्रेगमेंट बनाएगा, 2 फ्रेगमेंट बनाएगा, कट ऑलवेज बिटवीन ग्वानिन्स एंड एडेनिन्स, इसके बीच में कट करेगा। ठीक है, किस किस के बीच में कट करेगा? हमेशा ग्वानिन्स, ये देखो इसके बीच में आके कट करेगा। ठीक है, ग्वानिन्स, फिर आगे ढूंढेगा ग्वानिन्स और एडेनिन कहाँ, यहाँ मिला, इसको ऐसे कट करा इसने। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे कट करेगा। तो जब इसने कट कर दिया तो आपने देख लिया ये पार्ट इधर आ गया और ये वाला पार्ट इधर आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मैंने ये चीज़ बताई है कि ई कोराई जो है वो स्पेसिफिक साइट ढूंढेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन साइट्स, है ना, और क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, क्लोनिंग साइट्स या रिस्ट्रिक्शन साइट्स, जहाँ पर ई कोराई ने जाके कट करना है, उस साइट्स को हम लोग प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, विच इज़ नोन एज गाटक। तो 2 सेगमेंट्स बन गए, इन्हीं सेगमेंट्स को हम फर्दर स्लाइड्स में कंटिन्यू करेंगे।